बंधुओं, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की सामाजिक, शैक्षिक और बौद्धिक दृष्टिकोण तथा लेखक के रचनात्मक योगदान पर अपने सम्यक विश्लेषण के माध्यम से विषय के विविध आयामों पर प्रकाश डालेंगे। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, प्रसिद्ध अध्येता आलोचक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी। बहुत ही सम्मानित मंच, आज इस पर प्रोफेसर नागेंद्र नाथ पांडे जी, निर्वर्तमान चेयरमैन काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत ही लोकप्रिय राजनेता और लंबे समय तक जिनका परिवार और खुद भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी, नवभारत टाइम्स के बहुत ही कल्पनाशील और रचनात्मक संपादक श्री सुधीर मिश्र जी, और हम सबके मित्र और बहुत ही प्यारे कवि, और इन सब से अलग हमारी एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक संस्था नागरिक प्रचारणी सभा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली से बनारस, भोपाल और दक्षिण भारत की लगातार यात्राओं पर और दिन रात मेहनत करते हुए व्योमेश शुक्ल जी। दोस्तों, विजय विनीत, मैं प्राय उनको भैया ही कहता हूं, और उनकी कई पुस्तकें और जैसा बहुत सारी बातें कह गई हैं, तो उन बातों को रिपीट करना, दोहराना, मैं थोड़ी मोड़ी बातें जो उसमें डिपार्चर ले सकती हैं। एक लेखक के लिए हमेशा ये चुनौती होती है, और पत्रकार के लिए भी, उन पत्रकारिता ही लेखन में तब्दील हुआ है, एक व्यवस्थित लेखन में विजय विनीत जी का, कि हर समय में सत्ता का अपना एक सच होता है, और सत्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, सत्ता सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, राजनीतिक भी होती है, और आर्थिक सत्ताएं भी होती हैं, हर समय में मौजूद रही हैं। हाँ, अलग अलग समय के प्रवाह में कभी सब कुछ को राजनीति नियंत्रित करता था, कभी अर्थ नियंत्रित कर रहा है, एक जमाने में धर्म सत्ताओं ने चीजों को नियंत्रित किया। तो ये जो एक सत्ता का सच है, जिसको हम ऑफिशियल ट्रुथ कहते हैं, इस ऑफिशियल ट्रुथ के बरक्स समय के प्रवाह के भिन्न भिन्न सोपानों पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव के सच को रचा है, और ये जो अनुभव का सच है, जो देखा हुआ, भोगा हुआ, छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ जो सच है, वो हमेशा सत्ता के को खटकता है, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक सच खुद परोसता है। सत्ता के द्वारा एक सच जो वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, और जो नहीं क्रिएट कर रहे हैं उनके इमेजिनेशन में भी है, उसको एक वो सच की तरह परोसते हैं, रखते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि हर आदमी इसी सच को सच माने। ऐसे समय में एक पत्रकार ये लिख रहा है कि पाठशालाओं में बच्चों को भोजन के नाम पर उनसे काम कराया जा रहा है, और उन्हें ऐसे अनाज खिलाए जा रहे हैं, कोई बीमार हो जा रहा है। हमारी ही आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जो घास की रोटियां, हम लोगों ने सुना था कि वो घास की रोटियां खा रहा है। एक ऐसा हिस्सा है उन्हीं के अंचल में जहां पानी पीने के लिए नहीं है, और उसके लिए लोग बहुत किलोमीटर की यात्राएं करते हैं। तो इस तरह से अपने आसपास ऐसी तस्वीर जो सत्ता को खटक सकती है, जैसा कि लोनका ने कई सारे मुकदमे, ये सब बातें आ चुकी हैं, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली जो चीज है कि वो ऐसे, और उसके लिए जैसा कि विमर्श ने कहा कि नायक का कहीं ऐसा नहीं है कि नायक की आप एक छवि बना लेंगे। नायक हमारे चारों तरफ में कहीं भी हो सकता है, वो खेत में काम करता हुआ एक माली के रूप में, या इसी बीच में कहीं बैठा हुआ। हम एक नायक का जो अपना एक आइकॉन हमने बना रखा है पहले से, अगर उस कसौटी पर हम नायक को तलाशना शुरू करेंगे तो हर समय निराश होता है, क्योंकि जिस समय में हमें, उस समय में तो नायक कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, हम उसको परख नहीं पाते हैं। हमारा ही समय इसमें असफल नहीं हुआ है, हर समय असफल रहा है। अब पूरी जीवन यात्रा के बाद हम पहचान पाते हैं कि ये नायक था। अशोक
से लेकर के, सम्राट अशोक से लेकर के, चाणक्य से लेकर के और हमारे समय में भी एक नायक जो जिसे सत्ता प्रोजेक्ट करती है और ये बताती है कि ये नायक है हमारे समय का, इसके समानांतर जो समय की शिला पर तय होता है कि वास्तव में उस समय का नायक कौन था, कोई भी वर्तमान, आज का ही नहीं विगत का भी कोई वर्तमान अपने नायक को ठीक ठीक अपने समय में नहीं पहचान पाता। अब यहां से जमीन बनती है विजय विनीत के सपनों की पगडंडियां जैसी किताब के लिए। मैं इसे इस रूप में नहीं देखता कि ये एक व्यक्ति की जीवन यात्रा है। मैं उन 60 के दशक में उन तमाम किसानों के बच्चे जातियों में बटे हुए नहीं, किसानों के बच्चे जिनके सामने भारत के लोकतंत्र में आसमान छू लेने की बातें तो मौजूद थीं कि हम पा सकते हैं और पाने के तरीके भी बताए जा रहे थे, लेकिन उन सब तरीकों में आप देखोगे कि वो तमाम नायक जो 60 और 70 के दशक में जो निर्मित हो रहे थे, जो छोटे छोटे किसान परिवारों में पैदा हुए थे, अपने दैनंदिन किसानी जीवन के कार्यों का निर्वहन करते हुए वो शिक्षा के केंद्रों में भी जा रहे थे, उन सबके दिमाग में ये बात है कि शिक्षा से खुद की जीवन स्थिति को बदला जा सकता है और शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है। हम सबके पिता एक सामान्य किसान थे, वो अध्यापक थे, हाई स्कूल के अध्यापक थे। वो अपनी अनगढ़ भाषा में कहते थे कि पढ़ाई से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो ये जो भारत के लोकतंत्र में निम्न मध्य वर्ग और किसानों के परिवार के आने वाले बच्चों के सामने शिक्षा एक हथियार की तरह है कि शिक्षा से हम जीवन को बदल सकते हैं और समाज को बदल सकते हैं, उस पूरी संरचना का हिस्सा है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। तो ये एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, एक समाज विज्ञान की किताब के रूप में आगे पढ़ी जाएगी कि कैसे एक सामान्य परिवार से उठा हुआ बच्चा और विश्वविद्यालय के कुलपति तक जाता है। वही नहीं, वो नोबेल पुरस्कार की जो पीस कमेटी है उसके सलाहकार के रूप में वो 7 वर्षों तक काम करता है। इससे प्रेरणा मिलेगी। आज भी वो मध्य वर्ग है और किसानों के बच्चों के सामने आज भी यही सपना है कि पढ़ लिख करके कुछ पालें। तो जो लोग पढ़ लिख करके मंजिल हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक पुस्तक प्रेरणा का काम करेगी। और विजय विनीत जी के पास एक, जैसा कि इस नायक के पास भी उसके भीतर एक बेहद संवेदनशील मन है, चित्त है और प्रशासक के रूप में उसकी दृढ़ता की बहुत सारी छवियां विजय विनीत जी ने इस पुस्तक में रची हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह पुस्तक सिर्फ सुरेंद्र प्रताप सिंह की कथा नहीं, बल्कि आपको 60 और 70 के उन तमाम नौजवानों के जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे थे और हौसला लेकर और एक सपना लेकर के उसमें से कुछ सफल हुए और कुछ असफल भी हुए, तो वो सफलताएं जिन बच्चों ने पाई उसमें से एक सुरेंद्र जी भी हैं। तो ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए कि उन तमाम मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बच्चों के सपने, और उन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी दृढ़ता से, अपनी जिद्द से, परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दृढ़ता, अपनी जिद्द और अपने अनुशासन से उसको प्राप्त किया। तो ये एक प्रेरणा के रूप में ये बात हो सकती है। विजय विनीत जी के बारे में जैसा कि व्योमेश ने काफी कुछ कहा और बहुत ही लिटरेरी अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा कि एक सहज और स्पष्ट आदमी है और वो जब गुस्सा करता है तो आपके ओहदे का ख्याल नहीं रखता है कि आप किस ओहदे पर है। तो जिसको व्योमेश ने ठीक कहा कि वो अपनी आत्मीयता और प्रेम के दायरे में वो इस तरह की बातचीत करते रहते हैं। लेकिन वो एक ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे उनके साथी यहाँ बैठे हुए पत्रकार साथी बैठे हैं और इस प्रदेश की मीडिया के जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि उनका संपर्क है। उन सबका भी मैं अभिवादन करता हूं। प्रारंभ में भूल गया था कि विजय विनीत के पास भी एक संवेदनशील मन है और सत्ता से दो हाथ करने का एक जज्बा भी है उनके। सत्ता मतलब मैं पॉलिटिकल सत्ता कोई नहीं कह रहा हूं, जिसकी तरफ व्योमेश जी ने इशारा किया कि एक सामाजिक संरचना जो है, वर्णाश्रम व्यवस्था और इन सब की तरफ इंगित किया। और पहले ही मैंने कहा था कि सत्ता के बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो एक पावर सेंटर को क्रिएट करती हैं। तो पावर सेंटर से टकराता हुआ व्यक्ति, और ये कहना बहुत आसान है, करना जीवन में बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा समय नहीं, जब हम कहते हैं हमारा ही समय नहीं, हमारा समय बहुत बेहतर समय भी है जहां हम ये सब कुछ कह पा रहे हैं।
लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है समझौता परस्ती। अब ऐसे में कोई व्यक्ति है जो छोटे छोटे समझौते नहीं कर रहा है जीवन में, तो उसका असर उसके जीवन के दूसरे हिस्सों पर जरूर पड़ता है, लेकिन सतह पर जब आदमी छोटी छोटी चीजों का प्रतिरोध करता है तभी वो बड़ा नायक बनता है। हो सकता है कि बनारस के पत्रकारों के जब कोरोना काल और कोरोना काल के बाद के पत्रकारों में, विशेष रूप से कोरोना काल के दौर के पत्रकारों की चर्चा की जाए तो विजय विनीत ने एक इतिहास बना दिया है। कोई भी वृतांत जो कोरोना काल की पत्रकारिता पर लिखा जाएगा वो विजय विनीत को छोड़ करके नहीं लिखा जा सकता। ऐसे लोग इतिहास में अपना स्थान दर्ज करते हैं। आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आप अब आने वाला भविष्य तय करेगा कि अपने समय को आपने कैसे जिया था। उनकी एक किताब, जैसा व्योमेश ने कहा कि उनकी भी जिद थी, एआई के पुस्तक के ऊपर कुछ टिप्पणी उन्होंने करने के लिए कहा था। और जो एआई की उनकी किताब आई थी, आज जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि कल दिल्ली में समिट हो रही है और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हैं एआई के ऊपर, ग्रामीण पत्रकारों के लिए और शहरों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए, जैसा कि उन्होंने अपने खुद के वक्तव्य में कहा कि एआई पर पत्रकारिता में के लिए मैं पत्रकारों के लिए लिखी गई ये पहली किताब थी। मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि जो हमारा समय है ना, वो बहुत तकनीक के स्तर पर बहुत तेजी से बदलता हुआ समय है। अब आप देखिए कि 80 के दशक में कंप्यूटर और 2020 तक आते आते एआई। एक जमाना था जब हम इतिहास पढ़ते हैं, 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, 15वीं शताब्दी में गैलीलियो कह रहे नहीं कि सूरज सेंटर में है, पृथ्वी सेंटर में नहीं है, तो वो बात कहते कहते 400 वर्ष लग गए उससे संघर्ष। लेकिन अभी हम 10 साल में ही एक नई बात, एक नया विचार, एक नई तकनीक पुरानी पड़ जा रही। अब कंप्यूटर से एआई तक की जो यात्रा है दरअसल उसी का परिष्कृत रूप है, और एआई भी चिप पर ही काम करेगी और चिप को ताकतवर बनाना है, और चिप को ताकतवर बनाने की जो वैश्विक लड़ाइयां हैं आप सब उससे परिचित हैं कि उसको कैसे सामर्थ्यशाली बनाया जाए, क्योंकि चिप ही ऐसा है जो एनालिसिस करेगी डाटा का और उसके आधार पर वो एज्यूम करके और कोई बात आपको बता देगी। मैं मानता हूं कि मनुष्य की मेधा से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी यंत्र, कोई भी तकनीक नहीं है, लेकिन अलग अलग समयों में मनुष्य की मेधा ने जो तकनीक और जो यंत्र पैदा किए हैं, अगर उस समय को और उस समाज को आगे बढ़ना है तो उसे उस तकनीक को जानना और समझना चाहिए। एक नई तकनीक एआई, और जिस पर इतना गहन अध्ययन करते इतनी मोटी पुस्तक लिखा विजय विनीत जी ने, उसको मैंने ठीक से देखा भी, पढ़ा, और उसको ये बहुत ही उपयोगी किताब है उन तमाम नौजवान पत्रकारों के लिए जो कस्बों में काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे शहरों में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं विजय विनीत जी को बधाई देता हूं अपनी तरफ से कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है, और जिससे, क्योंकि कोई भी क्षेत्र, तो पत्रकारिता भी पीछे रह जाएगा अगर एआई के बारे में उसके पत्रकार नहीं जानेंगे। और सिर्फ किताब ही नहीं लिखा उन्होंने, कई इलाकों में जाकर के उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से, ग्रामीण पत्रकारों से एआई की तकनीक पर बात की। खुद बबरी में उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैं उपस्थित था। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये अवसर जो है वो एक उत्सव धर्मी अवसर है, और यहाँ पर बनारस की इतनी रचनात्मक व्यक्तित्वों की उपस्थिति है इन सबको, और मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रकृति से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यह ऊर्जा बनी रहे, और उसी हौसले और ताकत के साथ वो अपने समय और समय के भीतर बनते हुए जो नायक हैं उन पर भी कोई वो पुस्तक लिखें। बहुत बहुत बधाई विनीत भाई को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कहने का अवसर दिया। साधुवाद प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, आपके शब्दों में कि ये अवसर तो उत्सव धर्मी है, कहना बहुत कुछ है, और सूत्रवत आपने कहा कि अनुभव के सच को जो लिखते हैं सत्ता को बहुत खटकता है। शिक्षा से जीवन स्थिति को बदला जा सकता है। किसानों के बच्चों के समक्ष ये पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुस्तक के नायक के पास एक संवेदनशील हृदय है। सत्ता से दो दो हाथ करने का दम खम है तो विजय विनीत के पास है।
कोरोना का इतिहास बिना विजय विनीत के नहीं लिखा जा सकता। कंप्यूटर से एआई की यात्रा मनुष्य की मेधा ने की है और हमें इसे सीखना होगा, जानना होगा। हम आभारी हैं प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी के। बनारस की समृद्ध बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक परंपरा के साथ ही लेखक की पुस्तकों का उद्बोधन करेंगे नवभारत टाइम्स लखनऊ के संपादक प्रिय श्री सुधीर मिश्र जी। मंच और सभागार में मौजूद सभी विद्वद्जन, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रीता बहुगुणा जी, सबसे पहले धन्यवाद आयोजकों का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और जहाँ तक विजय विनीत जी की बात है तो मुझे लगता है उनके हार्मोन्स की जांच होनी चाहिए। जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है वैसे ही पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है, लेकिन उनकी एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा जो अभी भी इतनी उम्र में भी जो उनकी ऊर्जा दिखाई पड़ती है, खासतौर से लिखने के मामले में, और उनकी जो इश्क वाली किताब है वो मैंने पूरी पढ़ी है। तो कोई व्यक्ति इस उम्र में आके उस दौर की अपनी बातें इतनी खूबसूरती से लिख सकता है, इसके लिए शरीर में वैसे हार्मोन होने चाहिए, तो बिना उसके लिख नहीं सकता कोई। अगर मैं आज अपने से 25-30 साल पहले की बातें सोचूं और मैं उन सेंटिमेंट्स और उन भावनाओं को आज की तारीख में लिख पाऊं तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा सोचता हूं कि जब दिल टूटा था तभी लिख दिया होता तो बहुत अच्छी चीजें निकल के आती। तो और वो आज लिख रहे हैं तो ये तारीफ की बात है। दूसरा, मैंने ये जो किताब है सपनों की पगडंडी, तो मेरे हिसाब से ये सपनों की पगडंडी उन बच्चों के लिए है जो अभी यहाँ पे बैठे थे, अभी चले गए हैं बाहर, उनके लिए सबसे ज्यादा है। क्योंकि हर बच्चा एक सपना देखता है, हर बच्चे की एक उम्मीद होती है कि वो आगे जाके क्या बनेगा, और स्पष्ट रास्ता नहीं होता, एक कोई रोड मैप नहीं होता कि आप क्या बनोगे। मेरे भी साथ ऐसे ही था, और जितने भी लोग आज शीर्ष पर हैं, मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने बचपन में ये नहीं सोचा होगा कि वो यहाँ पर हैं, पर वो मिलता कैसे है वो इस किताब में है। ये एक सतत यात्रा है। जो सपने हम देखते हैं वो एक रास्ता है, वो एक यात्रा है, उसकी एक मंजिल है। मंजिल भले ही ना पता हो, लेकिन जब हम एक रास्ते पर मेहनत से, कुशलता से और संवेदनशील होकर आगे बढ़ते हैं तो हम कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, हम खेत में किसानी कर रहे हो, हम कुएं से पानी भरते हो, हमारा तंबाकू का कारखाना हो, या हमारी कोई भी चीजें हो। जैसा कि मैंने जो कुशवाहा जी की किताब, उनके बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा, उनके पिताजी का जो व्यवसाय था वो कहीं से ये नहीं इंडिकेट करता था कि उनका बेटा जो है कुलपति बनेगा और देश दुनिया का इतना बड़ा शिक्षाविद बनेगा। लेकिन ये उनकी अपनी मेहनत है, अपने माता पिता के अच्छे संस्कार हैं जो उन्होंने रास्ता दिखाया और वो आगे बढ़े। और अभी जैसे बात हो रही थी कि कुछ कमियां रह गई किताब में, जैसे अभी आपने बोला था कि थोड़ी संवेदनशीलता के साथ और ज्यादा लिखा जाना चाहिए था। मेरा मानना है वो बड़ा ही बहुत ज्यादा गूढ़ हो जाती है। अगर ज्यादा सेंसिटिविटी आ जाती, ज्यादा संवेदनशीलता आती, तो कई बार क्या होता है कि अबूझ भी चीजें हो जाती हैं। बड़ी सरलता से लिखी है, बहुत सरल सी किताब है जो मैंने जितना उसको पढ़ा, और अगर खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो उसको अगर पढ़ेंगे तो वो उनको आसानी से समझ में आएंगी बातें और आसानी से वो आत्मसात कर सकते हैं। उनकी जो एआई वाली किताब है उसको लेकर मैंने अभी उसको देखा नहीं है, लेकिन एआई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं खुद भी अभी बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे जो पूछना होता है मैं वो चैट जीपीटी पे जाता हूँ या मेटा एआई पे जाता हूँ और उस पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से एआई वाली जो किताब है विजय विनीत जी की, वो काफ़ी इस बारे में काफ़ी कुछ बताती होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में आगे की दुनिया कैसी होगी और 2 साल बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद क्या होगा, ये बता पाना मुझे लगता है कि किसी के लिए भी संभव नहीं है कि कितनी तेजी से दुनिया बदलने वाली है।
विजय विनीत जी की किताब जरूर देखूंगा, अभी मैंने वो वाली किताब नहीं पढ़ी है कि उसमें क्या है, लेकिन जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मैं खुद चक्कर खा जाता हूं कि अभी जब एक बच्चा है, एआई एक बहुत छोटा सा शिशु है, जब वो इतना काबिल है, आप अगर अभी उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, मैं लिखने में मदद लेने लगा हूं और मुझे इसको बताने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सभी लोग ले रहे होंगे, जो भी जिनको भी थोड़ी सी बुद्धि और विवेक है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी राइटिंग में भी। अगर आपको अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे लिखना है, आपको अभी रूस यूक्रेन पे लिखना है, आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए कि हमको जरा मुझे इधर 15 दिन में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए आप बताइए, हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे, वो आपको बता देगा। फिर आपका जो ज्ञान का स्तर है आप उसके साथ उसको मिला के समराइज करके बहुत अच्छा लिख सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी हमारे पास, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती थी, बहुत कोट करने पड़ते थे, बहुत सारी चीजें उठानी पड़ती थी। अब सब आपको सेकेंड्स में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो आज की जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनसे ज्यादा फायदा हमारे जैसे प्रौढ़ उठा सकते हैं, या हम जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनको ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है और इसमें टेक्निकल चीजें कुछ है नहीं। मतलब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देने हैं। पहले ये होता था पीपीटी बनानी है, वो सब करना, अब वो सब भी खत्म हो गया। आपकी कोई भी चीजें डालिए पीपीटी बन के चली आ रही है। तो बहुत सारी चीजें जो हमने बीच में नहीं सीखी, लगता है उसको सीखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कितनी आसान चीज आ गई है। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं कि आगे लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि, और मुझे लगता है विजय विनीत जी ने ये लिखा भी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को बाहर नहीं करेगा, किसी मनुष्य को बाहर नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई नई विधाएं आ रही हैं, उसमें पारंगत एक आदमी दूसरे आदमियों को बाहर करेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना चीजों को सीखना चाहते हो। अगर आपकी सीखने की ललक है, आप उसमें नई चीजें सीख रहे हो, तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर नहीं सीख पाते हो तो फिर जैसे मेरा उदाहरण है, मैं तब दैनिक जागरण अखबार में था और कंप्यूटर पे जिद हो गई कि अब कंप्यूटर पे ही आपको लिखना है। तो हमारे जो एक सीनियर थे न्यूज़ एडिटर, उन्होंने कहा कि सुधीर, अगर तुमने एक हफ्ते, उन्होंने कहा कि जल्दी सीखो, एक एक खबर तो दिया करो रोज, कंप्यूटर पे लिख के, हाथ से लिखना बंद होने वाला है। हाँ, हम सुनते थे, एक कान से उड़ा देते थे। एक बार उन्होंने लास्ट वार्निंग दी, कहा एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने रोजाना एक खबर कंप्यूटर पे नहीं लिखी तो तुमको बाहर कर देंगे। तब मैंने एक हफ्ते के अंदर सारी खबरें देना सीख लिया। उसी दौरान बहुत एक विधा होती थी पेज मेकिंग की। पेस्टर होते थे, कट पेस्ट करके फॉन्ट साइज होता था, हेडलाइनों को काट के चिपकाया जाता था। और उसमें जो लोग चिपकाते थे, जो पेस्टर थे, वो बहुत उनकी, वो भले कहने को 3rd या 4th क्लास हो, लेकिन उनकी बहुत धमक थी। भले ही मैं पत्रकार हूं, मैं रिपोर्टर हूं, मैं संपादक हूं, लेकिन उनकी चलती थी, क्योंकि वो काट के कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते थे, तो उससे अखबार बिगड़ सकता था। और वो एक इतने काबिल लोग, जिनको मास्टर माना जाता था अपने काम का, एक झटके से कंप्यूटर आया और बाहर हो गए। तो उनको कंप्यूटर ने नहीं बाहर किया था, लेकिन जो आदमी कंप्यूटर पे पेज मेकिंग कर रहा था, जिसने बनाना सीख लिया था, उन्हीं में से किसी ने, उसने उन सबको एक साथ बाहर किया। तो मेरा मानना है कि जो युग आ रहा है, जो नई चीजें आ रही हैं, उसको हमको उससे डरना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना, ये सोच के नहीं करना है कि नहीं हम तो जिद पे अड़े हैं वही करेंगे। हमें नई चीजें सीखने की आदत होनी चाहिए, उनको सीखें और आगे बढ़ें। और विजय विनीत जी की जो ये कोशिश है, इस तरह की जो किताबें लिख रहे हैं, उन्होंने कुशवाहा जी का हिस्ट्री लिखी, कैसे वो आगे बढ़े, वो एआई के बारे में लिख रहे हैं, वो इश्क के बारे में लिख रहे हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत कर रहे थे लखनऊ से पधारे भाई श्री सुधीर मिश्र जी।